नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वक्त हो चला है इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालने का। तो शुरुआत करते हैं बीजेपी से, जहां पर आज 42 साल का सफर बीजेपी ने तय कर लिया है और इसी मौके पर पार्टी ने आज अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया है। आपको बता दें, कभी कुछ सीटों में सिमट कर रह जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने आज पूर्ण बहुमत के अपनी सरकार बना ली है और इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन बैठी है। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को संबोधित किया है। आपको बता दें कि 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, पीएम ने अपने संबोधन में शुरुआत की माता को नमन करने से, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। बीजेपी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग पर चल रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज देश के पास नीतियां भी हैं, इच्छा शक्ति भी है। इस एक समय था जब लोगों ने मान लिया था कि सरकार किसी की भी हो लेकिन देश का कुछ नहीं होगा, लेकिन बीजेपी ने इस धारणा को बदल दिया है। पीएम ने कहा है कि इस बार का स्थापना दिवस 3 और वजह से महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण ये कि इस समय हम देश की आज़ादी के 75 साल का पर्व मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण ये कि तेजी से बदलते हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर, इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही हैं। तीसरा बड़ा कारण ये, जो कि उतना ही अहम है, पीएम ने कहा कि कुछ सप्ताह पहले ही 4 राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी हैं। 3 दशकों से बाद में अब राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। हमारी सरकार राष्ट्रीयता की बात करती है और आज देश के पास नीति भी है, नियत भी है, देश के पास निर्णय की शक्ति भी है। आज हम लक्ष्य तय कर रहे हैं, उनको पूरा भी कर रहे हैं। भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही हैं। सरकार देश के हित को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है और हम देश के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। देश के लिए खुद को खपा देना है। सबका साथ, सबका विकास के साथ हमें सबका विश्वास मिल रहा है। कोरोना काल में देश ने बड़ा लक्ष्य हासिल किया। दशकों तक हमारे देश में कुछ पार्टियों ने वोट बैंक की राजनीति की। और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना इन दिनों आमने सामने आ गई है। लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद के बाद अब मनसे में दादर के शिवसेना भवन के सामने एक पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर में मनसे ने स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे को संबोधित पत्र लिखा है। मनसे ने इस संबोधन में राज ठाकरे को बाला साहेब का विरासत संभालने वाला बताया। हालांकि अब पोस्टर को सेना भवन के सुरक्षा कर्मियों ने हटा दिया है। शनिवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा था कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाए जाते हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो मस्जिदों के बाहर तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाने वाले स्पीकर लगा दिए जाएंगे। बता दें कि बीजेपी ने राज ठाकरे की इस मांग का समर्थन किया था। इस संबंध में एक सवाल के जवाब में महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि ऐसी मांगे बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी पड़ोसी राज्य कर्नाटक और अन्य राज्यों में भी इस मुद्दे को उठा रही है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि लोगों में बेचैनी पैदा कर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह के आंदोलन किए जाते हैं। राज ठाकरे की टिप्पणी को लेकर अब उनकी पार्टी के नेता भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतुक सेना के उपाध्यक्ष शाहबाज पंजाबी ने इस्तीफा दे दिया है और उनके बाद पिछले 2 दिनों में मनसे छोड़ने वाले मुस्लिम सदस्य की संख्या 2 हो गई है। पंजाबी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के कई लोग मेरे इलाके में रहते हैं जिनके साथ मेरे संबंध अच्छे हैं। लाउडस्पीकर और मदरसों पर राज ठाकरे का बयान गलत है। पुणे में मनसे के एक शाखा अध्यक्ष मजीद शेख ने सोमवार को मनसे में सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया था। और इसी बीच रुकेंगे एक बड़ी खबर के लिए बरेली से। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आ रही है, जहां आपको बता दें कि बरेली में हाईवे किनारे एक बम मिला है। बम मिलने से हड़कंप मच गया है। बदायूं रोड पर सड़क किनारे मिला है ये बम। बता दें कि हैंड ग्रेनेड मिला है सड़क किनारे और पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट चुकी है। मौके पर एसएसपी भी पहुंच गए हैं। बम आखिर कहां से आया,
इसकी छानबीन की जा रही है। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करगैना का यह पूरा मामला है, जहां पर पुलिस को बम बरामद हुआ है, हैंड ग्रेनेड बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि सड़क किनारे बरेली से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हैंड ग्रेनेड मिला है। आपको बता दें इस वक्त कई राज्यों में पुलिस हाई अलर्ट पर है, कई राज्यों को अलर्ट किया गया है। और गोरखपुर हमले के बाद से एक और बड़ी खबर ये बरेली से सामने आ रही है, जहां पर हैंड ग्रेनेड मिला है। आपको बता दें कि फिलहाल छानबीन की जा रही है कि आखिर ये ग्रेनेड यहां पर पहुंचा कैसे। बरेली में हाईवे किनारे ये बम मिला है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। बहरहाल पुलिस बल मौके पर तैनात है और लोगों से जगह खाली कराई जा रही है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुपेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बम मिलने की बात कही जा रही है, कितनी मात्रा में वहां पर बम मिले हैं? रुपेश, कितने बम वहां पर बरामद हुए जैसे सामने आ रही है जानकारी? चलिए रुपेश से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल कारणों की वजह से भी जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन आपको बता दें कि बदायूं रोड पर सड़क किनारे एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक हैंड ग्रेनेड साफ तौर पर देखा जा सकता है और सरेआम इस तरह से हैंड ग्रेनेड पड़ा है। तमाम सवाल या निशान खड़े हो गए हैं, आखिर ये यहाँ पर पहुंचा कैसे और ये इस तरह से लवारिस हालत में यहाँ पर मिला है, और इसके अलावा और भी बम वहां पर हो सकते हैं या नहीं, इसकी तमाम पड़ताल इस वक्त की जा रही है। बदायूं रोड पर सड़क किनारे ये हैंड ग्रेनेड मिला है। रुपेश हमारे संवाददाता एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अब क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है इस पूरे मामले में, क्या और भी कोई बम वहां पर बरामद हुए हैं? रुपेश, हेलो जी रुपेश, और भी कोई बम बरामद हुए हैं क्या वहां पर? क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर निकल कर आ रही है? मतलब आवाज नहीं आ पा रही। चलिए रुपेश, हम दोबारा एक बार से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और दर्शकों को बता दें कि हाईवे किनारे एक बम मिलने से इस वक्त हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस का दस्ता वहां पर मौजूद है और छानबीन की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और तफ्तीश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें हाल ही में गोरखनाथ मंदिर पर भी हमला हुआ था, जिसके बाद से लगातार कई इलाकों की पुलिस को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। मथुरा में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इसी कड़ी में अब बरेली से इस तरह की वारदात सामने आ रही है। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर चाकू से हमला करने से जुड़ा एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस केस को लेकर यूपी एटीएस की 7 टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। कानपुर, नोएडा, संभल, सहारनपुर समेत 7 शहरों में ये छापेमारी की जा रही है। लखनऊ में भी एटीएस की टीम सुबह काकोरी इलाके में गई थी, जहां पर करीब 1 दर्जन संदिग्ध लोगों को अलग अलग जिलों से पूछताछ करने के लिए उठाया गया है। जिन भी लोगों से मुर्तजा ने फोन पर बात की थी, उनकी सूची तैयार की गई। करीब 40 से 45 लोगों की सूची बनाई गई है और इससे पहले पुलिस ने यह भी खुलासा किया था कि आरोपी मुर्तजा के घर से एयर गन और उसके छर्रे मिले हैं। पुलिस के मुताबिक अब आरोपी मुर्तजा पिछले कई दिनों से एयर गन से निशाना लगाने की भी कोशिश कर रहा था। गोरखपुर पुलिस ने बरामद की गई एयर गन और छर्रे यूपी एटीएस को सौंप दिए हैं। बता दें कि मुर्तजा इस समय पुलिस हिरासत में है। उसे सोमवार की रात 8 बजे से 11 अप्रैल की दोपहर 2 बजे तक पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। इस दौरान पुलिस और सुरक्षा जांच एजेंसियां उससे अपने तरीके से पूछताछ कर रही हैं। आपको ये भी बता दें कि आरोपी मुर्तजा ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के साउथ गेट पर रविवार की शाम को मंदिर के बाहर सुरक्षा में तैनात पीएससी के 2 जवानों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। इस हमले में दोनों जवान घायल हो गए थे, जिसके बाद हमलावर मुर्तजा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पर गौरतलब है कि गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय की सर्वोच्च पीठ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पीठ के महंत हैं। वहीं ये हमला करने वाले मुर्तजा ने 2015 में आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की थी। उसके बाद उसने 2 कंपनियों में नौकरी की। 2015 में इंजीनियरिंग पास करने के बाद उसने पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम किया और फिर एसआर पेट्रोलियम केमिकल्स में काम किया।
तो वहीं अब पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को पता यह भी चला है कि मुर्तजा पिछले कुछ समय से आईएसआईएस के जुड़े वीडियोस भी लगातार देख रहा था और वो कट्टरपंथी मौलाना जाकिर नाइक के भाषणों को भी सुनता था। बहरहाल इस पूरे मामले में जांच अभी भी जारी है और गोरखपुर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। और यूपी पुलिस एक बार फिर से बदमाशों और अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। मंगलवार को रामपुर के लाल डैम के पास हिस्ट्री शीटर बदमाश के साथ मुठभेड़ हो जाने के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे पुलिस की गोली लग गई। घायल बदमाश को पुलिस अभिरक्षा में उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल ने उसे सदर रामपुर के अस्पताल में रेफर कर दिया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और जनपद रामपुर के थाना अजीम नगर क्षेत्र के अंतर्गत लालपुर डैम पर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। आपको बता दें कि इस चेकिंग के दौरान ही एक व्यक्ति से पुलिस की कथित रूप से नोकझोंक हुई, जिसके बाद उस व्यक्ति ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके दौरान इस शख्स को गोली लग गई और ये घायल हो गया। बहरहाल पूछताछ में उसने अपना नाम सुभान उर्फ पप्पू बताया है, जो इसी थाना क्षेत्र के खिजरपुर गांव का रहने वाला है और यहां का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। पुलिस के मुताबिक वो टांडा थाने के 307 के एक मामले में वंचित चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस को काफी समय से थी। बहरहाल पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए बाहर के अस्पताल में उसे रेफर कर दिया है। और इस मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह ने कहा है कि पुलिस लालपुर डैम के पास चेकिंग कर रही थी, तभी एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में वो बदमाश घायल हो गया। पुलिस को उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार होने पर उसने अपना नाम सुभान उर्फ पप्पू पुत्र अफसर अली बताया है। फिलहाल बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है। ये बदमाश कई धाराओं में वंचित चल रहा था और आरोपी अजीम नगर का प्रचलित हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। और अलकायदा चीफ आयमान अल जवाहिरी ने एक वीडियो जारी कर कर्नाटक में हिजाब विवाद के दौरान अल्लाहू अकबर के नारे लगाने वाली लड़की मुस्कान खान की तारीफ की है। आपको बता दें कि जवाहिरी की वीडियो को गैर सरकारी आतंकवाद विरोधी संगठन यानी साइट इंटेलिजेंस ने वेरीफाई किया है। साइट इंटेलिजेंस की ओर से मुहैया कराए गए अनुवाद में जवाहिरी मुस्कान खान की तारीफ करता नजर आ रहा है। कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब के विरोध में प्रदर्शन करती भीड़ के सामने मुस्कान ने नारे लगाए थे। जवाहिरी ने मुस्कान को अपनी बहन बताते हुए उसके लिए एक कविता भी लिख दी। इसमें उसने उस साहस की तारीफ की है और इस वीडियो में टाइटल में लिखा द नोबल वुमेन ऑफ इंडिया। आतंकवादी जवाहिरी ने कहा है कि मुस्कान के काम के बारे में उसे सोशल मीडिया से मालूम चला। आतंकवादी जवाहिरी ने कथित रूप से कहा है कि सरकार देश के मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। उसने भारत से मुसलमानों के हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया देने का कहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो से ये मालूम चलता है कि अलकायदा भारत में हो रही गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। 9 मिनट के इस वीडियो को अलकायदा की आधिकारिक मीडिया विंग यानी कि अस साहब ने जारी किया है। पिछले महीने ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब नहीं पहनने के फैसले को बरकरार रखा था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस्लाम में हिजाब अहम हिस्सा नहीं है। अलकायदा नेता ने अपने वीडियो में दुनिया के कई देशों की हिजाब नीतियों को लेकर आलोचना की। उसने मिस्र और मोरक्को की हिजाब विरोधी नीतियों को लेकर हमला भी बोला, जबकि फ्रांस, नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड की हिजाब को लेकर बनाई गई नीतियों की आलोचना की गई है। तो वहीं पाकिस्तान में गंभीर सियासी संकट जारी है। इसी बीच इमरान खान की पार्टी के ही एक नेता ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। इमरान खान की पार्टी के नेता और भंग हो चुकी नेशनल असेंबली के मेंबर आमिर लियाकत हुसैन ने बेहद ही चौंका देने वाले खुलासे किए। हुसैन ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए यह दावा किया है कि इमरान खान पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल बाजवा को पद से हटाना चाहते थे। वीडियो में आमिर लियाकत हुसैन इमरान खान पर काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि तुमने सेना में बगावत की कोशिश की है। मैं खान साहब आपको ये बताना चाहता हूं कि हम में से कोई भी गद्दार नहीं है। हम लोग गद्दार नहीं हैं।
आपने अरकान कौमी असेंबली को गद्दार करार दे दिया है। और मुझे, मैं तो था भी नहीं वोटिंग में, मैं तो दिल में तकलीफ थी, अस्पताल में था मैं, और मैं जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजे बंद थे, मैंने तो वोट दिया ही नहीं, और आपने मुझे गद्दार करार दे दिया। अब दूंगा। कल तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ होंगे जो गद्दार नहीं है। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की, मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, और भी बहुत कुछ जानता हूं, अगर बता दिया तो कयामत आ जाएगी। चुप बैठा हूं, चुप। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो टेलीविजन पे आके राज खोलता फिरे, तुम्हारी तरह नहीं हूं जो चिट्ठियां लहरा लहरा के झूठे खत, जाली खत दिखाते रहे। जाली खत है वो, जाली खत है, लिखाया गया वो खत असद साहब से, और शाह महमूद कुरैशी इसमें शामिल है। चुप हूं तो चुप रहने दो, चुप रहने दो, चुप। और तुम भी चुप। तुमने फौज में बगावत कराने की कोशिश की, तुमने कोशिश की कि एक कोर कमांडर को सामने लाकर तुम आर्मी चीफ को हटा दो, हमारे भाजपा को हटा दो। हटा के देखो, तुम्हारा बाप नहीं हटा सकता, तुम्हारा बाप भी हटा नहीं सकता। हटाओ, कर लो कोशिश। और जो डेंटिस्ट बैठा हुआ है ना, डेंटिस्ट, ऐवान सदर में डेंटिस्ट, उसको बोलो जरा यही करना छोड़ दे और उल्टे सीधे अहकाम जारी करना छोड़ दे। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ खास तौर पर कि जिसकी हम सियासत को बुरा कहते रहे, जिसके लिए हम बुरा भला कहते रहे कि ये फारिग आदमी है, सियासत की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी, ये आसिफ अली जरदारी नहीं, ये आसिफ अली बेदारी बन के सामने आया है। अब ये मत कह देना मैं उसके साथ मिला हूँ। खुदा हाफिज़। इस वीडियो के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक तरफ जहां पाकिस्तान राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उसकी वित्तीय स्थिति भी इन दिनों काफी खराब होती जा रही है। पाकिस्तान का आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। इन्हीं सब वजहों से इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। पर इन सबके बीच स्थिति को संभालने के लिए अब पाकिस्तान कर्ज के लिए चीन और यूएई से गुहार लगा रहा है। हालांकि अभी उसे इन दोनों ही देशों से मदद नहीं मिली है, लेकिन दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम संकट बढ़ता जा रहा है। इसे टालने के लिए उसके पास अब आईएमएफ के कार्यक्रम का विकल्प है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक संकट की वजह से इसके बहाल होने की अभी देरी लगेगी। और आपको बता दें, अगर पाकिस्तान इसका इंतजार करता रहता है तो वो पूरी तरह से आर्थिक संकट में आ जाएगा। और उसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम बचा है। ऐसे में वो डॉलर के अंतर को पूरा करने के लिए वैकल्पिक योजना बना रहा है। इसी कड़ी में उसने फिलहाल चीन और यूएई से कर्ज लेने की योजना बनाई। पाकिस्तान के संघीय वित्त सचिव हामिद याकूब ने मीडिया को बताया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि चीन से लोन जल्द ले सकें, और इसके अलावा यूएई और सऊदी अरब से भी बातचीत चल रही है। हम कमर्शियल फंडिंग की भी तलाश करेंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात ने 1 महीने पहले ही कर्ज को रोल ओवर कर दिया था, जबकि चीनी रोल ओवर प्रोसेस में था। शीर्ष आधिकारिक सूत्रों का यह भी कहना है कि चीन पिछले हफ्ते ही 2.5 अरब डॉलर की वाणिज्यिक ऋण का रोल ओवर देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया था, लेकिन बाद में इसमें वो तेजी नहीं दिखा दे रहा था, और इसी बीच बीजिंग के अधिकारी इस प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाए हैं। पाकिस्तान में सियासी कुश्ती जारी है, और कभी इमरान खान और उनके साथी विपक्षी दलों पर हमला बोल रहे हैं, तो कभी विपक्षी दल इमरान खान पर अटैक करते नजर आ रहे हैं। विपक्षी दलों का यह कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और सदन को भंग करने का फैसला सरासर गलत है। वो लोग इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सभी दल एक साथ मिलकर आज एक बैठक करेंगे और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। एजेंडा विपक्षी दलों की ये बैठक आज इस्लामाबाद में दोपहर को होगी, और इस बैठक में पीएमएल, पीपी और कई अन्य दलों के नेता भी शामिल होंगे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में आज अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और सदन भंग होने के मामले में फैसला भी आ सकता है। इस मामले में कल भी सुनवाई हुई थी, और कल कोर्ट ने कहा था कि पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं करना असंवैधानिक है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो वो नेशनल असेंबली में दखल दे सकता है। ऐसे में आज कोई बड़ा फैसला आना संभव है। हालांकि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जो बहस हुई उसमें अदालत ने इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली की कार्यवाही का रिकॉर्ड तलब किया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के असंवैधानिक फैसले के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रविवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और वहीं डिप्टी स्पीकर के इस कदम को विपक्ष ने आलोचना करते हुए संविधान का उल्लंघन बताया। और खबर आगरा से है, जहां आगरा में बुढ़िया के ताल पर पेट्रोल पंप के पीछे एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। वहीं परिजनों का यह आरोप है कि युवक की गोली मारकर हत्या की गई। मृतक युवक का नाम नरेश बताया जा रहा है। तो वहीं एसपी ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई। थाना एतमादपुर क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली, बुढ़िया के ताल में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब यहाँ पुलिस पहुंची बताया गया कि नरेश पुत्र मूलचंद इनकी रात में हत्या कर दी गई है। जो इनके परिवारजन हैं ये कुछ नाम नहीं बता रहे हैं। अभी फिलहाल हमने तुरंत बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भिजवा दिया है। मॉर्चरी में उनका पोस्टमार्टम हो जाएगा तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। इनकी तरफ से तहरीर, परिवारजनों की तरफ से तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जितने भी जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया का कार्रवाई की जा रही। कुछ नाम जो बताया जा रहा है वो पहले से भी बताया जा रहा है कि जो भी ये नाम बता रहे हैं सबसे पहले हम उस पर एफआईआर अभी दर्ज करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा, जिसका भी रोल आएगा, चाहे उस मुकदमे में पंजीकृत नाम हो या फिर कोई इससे अलावा भी होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी एक वाइटल हमारे लिए एविडेंस होगा। और बरेली के चोरों ने अब घर के साथ साथ मंदिरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बरादरी क्षेत्र के श्री शिरडी साईं सर्वदेव मंदिर में आज चोरों ने सेंधमारी कर दी। सुबह लगभग 4:30 बजे एक चोर मंदिर में प्रवेश हुआ और साईनाथ के चांदी के चरण पादुका और दान पात्र में रखे गए पैसों को लेकर चंपत हो गया। गनीमत रही कि चोर चरण पादुका ले जाने में सफल नहीं हो पाया और मंदिर की दीवार पर ही छोड़कर फरार हो गया, जबकि दान पात्र को ले जाने में चोर सफल हो गया। बता दें कि चोरों की ये वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। रात 9 बजे शयन आरती करने के बाद मैं सोने के लिए ऊपर चला गया। जब मैं सुबह को 5:15 बजे नीचे उतरा तो सबसे पहले हमारे माली राम जो मंदिर में राजकुमार माली रहते हैं, उन्होंने कहा दान पात्र गायब दिख रहा है। दान पात्र गायब था। इसके अलावा हमने देखा कि हमारी वेदी पर एक चांदी के चरण पादुका रखे होते हैं, वो चरण पादुका भी गायब थे। और हमारे पैसे जो उसमें चौकी पर कुछ रखे रहते हैं वो रुपए गायब है। दान पात्र में 1 महीने का जो भी पैसा आता था वो 1 महीने बाद हम खोलते हैं, कितने थे ये पता नहीं, परंतु वो चोरी निकला। जब हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा तो एक चोर व्यक्ति बाकायदा 4:30 बजे मंदिर में प्रवेश करता है, काफी देर रहता है। जो दान पात्र हमारे फिक्स है उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है और उसके बाद जब वो नहीं ले जा पाता है तो जो दान पात्र ओपन रखा था वो ले गया है। चरण पादुका ले आके उसने दीवार पर मंदिर की गेट पे रखी। पुलिस आई, उसने देखा चरण पादुका तो मिल गई है, परंतु दान पात्र और जो अन्य सामान और रुपया गया है वो नहीं मिला है। परंतु चोर की स्पष्ट आकृति सकल सीसीटीवी फुटेज में आ रही है, जो पुलिस ने भी देखी। हमारी पुलिस, हम एफआईआर कराने जा रहे हैं। पुलिस से मांग है जल्द से जल्द चोर को गिरफ्तार करें और मंदिर का दान पात्र और वो मंदिर को उपलब्ध कराएं। अब बिजनौर के चांदपुर में सरकारी अनाज में वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम पर उप जिलाधिकारी चांदपुर को लोगों ने ज्ञापन सौंप दिया है। इसमें सरकारी अनाज में वितरण में भ्रष्टाचारी, पूर्ति विभाग के अधिकारियों का राशन डीलरों से हमसाज होना और गरीबों के पेट पर लात मारने का आरोप लगाया गया। तो वहीं लोगों ने पूर्ति विभाग को बदनाम करने वाले अधिकारियों को हटाने की भी मांग की। ये है कि हमारे यहाँ पूर्ति विभाग में जो ARO महोदय हैं, ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा लांघ चुकी है। हमने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया है इनके खिलाफ। जिले के अधिकारी इन्हें संरक्षण दे रहे हैं और इनका ट्रांसफर यहाँ से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये हैं कि भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ तुरंत हटाया जाए, वरना हम MLC चुनाव के बाद हम इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। मामला ये है, पूर्ति विभाग चांदपुर में जो कार्यरत ARO हैं
पहली बात तो ये है कि उनकी नियुक्ति यहाँ नियम विरुद्ध है। उनका जो मूल नियुक्ति स्थान है वो संभल जिले में है। यहाँ पर इनको अतिरिक्त दिया गया है कार्यभार, इसका हम विरोध करते हैं। दूसरे, सरकार की ओर से 2 बार निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है, जिसमें दाल है, चावल है, गेहूं है और तेल है। इस वितरण में इतनी घोर लापरवाहियां हैं। कहीं 10% वितरण हो रहा है, कहीं 20% हो रहा है, कहीं नील कर दिया गया है। इसकी शिकायतें इनके पास है, परंतु सब ले दे करके निपटारा कर दिया जा रहा है। दूसरी शिकायत है कि जो दुकान निरस्त हो गई हैं और वो कुछ पत्रावली डीसी फूड मुरादाबाद यहाँ से वापस आई हैं, उसमें 1 लाख रुपए तक लेकर के उनको बहाल करने की भी इनकी योजना है। उसके लिए हमने अधिकारियों को अवगत करा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है, उसमें सारी। और बिजनौर में आबकारी विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि चांदपुर में मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने अंबेडकर चौक पर इलेक्ट्रिफाइड स्प्रिट से भरे 2 जायलो गाड़ियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। टीम ने गाड़ियों से स्पिरिट से भरी करीब 28 कैन बरामद की हैं, तो वहीं गाड़ियों में बैठे 5 लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। गजरवाला से ये मुखबिर के खास की सूचना से ये पता चला है कि 2 गाड़ियों में स्पिरिट लेकर के आ रहे हैं, जिससे जो है भारी शराब बनाई जाती है, देसी शराब। तो मुखबिर खास की सूचना पे हम लोग जो है अपने साथी जो है कि इंस्पेक्टर के साथ वहाँ दबिश किए चांदपुर और धनौरा रोड पर। तो हमें 2 गाड़ियाँ मिली मुखबिर खास के अनुसार, और दोनों गाड़ियों में स्पीड पाया गया, जिसमें लगभग जो है कि 16 एंड कैन में लगभग जो है कि प्रत्येक कैन में 550 लीटर स्पीड भरी पाई गई थी। और उनके बताए गए स्थान पर जब हमने पकड़ा तो उनके बताए गए स्थान पर ये दबी दिया, तो वहाँ लगभग जो है ये मामला है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।